हाँ बच्चों, कैसे हैं? चलिए ठीक है, अच्छा होना चाहिए। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास 12th के केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था, इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो आप लोग कापी और पेन निकाल लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलते हैं, आप लोग जो ज़रूरी समझो उसका नोट्स भी तैयार करते चलिएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि इस यूनिट का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, या हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। तो सबसे पहली बात यही हमें जानना ज़रूरी है कि ठोस अवस्था क्या है। तो ठोस अवस्था, आप लोग जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य, या जिसे हम कहते हैं पदार्थ, या जिसे कहते हैं मैटर, हैं? आप लोग पढ़े भी हो, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। एक होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, और तीसरी क्या है? गैस अवस्था। जी हाँ, तीसरी क्या है? गैस अवस्था। वैसे अवस्थाएं और भी होती हैं, जैसे प्लाज्मा अवस्था, कोलाइडल अवस्था, बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन अवस्था। तो उसके बारे में जाने दीजिए। अभी हम 3 चीज़ों को ही ले रहे हैं, सरल से कठिन की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पहली अवस्था मैंने क्या लिखा? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझा जाए, यानी कि हम लोग करने चलते हैं इंट्रोडक्शन। कोई भी यूनिट होगी तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि आखिर वो क्या है। इंट्रोडक्शन यानी कि हम परिचय पढ़ेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये क्या है। तो सॉलिड स्टेट द्रव्य की या पदार्थ की एक अवस्था है। नोट करिएगा हर चीज़ को। क्या मैंने बोला कि जो सॉलिड स्टेट है या ठोस अवस्था है, वो द्रव्य की एक अवस्था है, और इसमें 2 चीज़ मैं लिखूँगा, वॉल्यूम जिसका मतलब क्या होता है? आयतन, और दूसरी चीज़ वॉल्यूम हो गया, और दूसरी चीज़ साइज। इसी में शेप भी कर देता हूँ, साइज एंड शेप, यानी कि आकार एवं आकृति। तो 2 चीज़ मैंने लिखा, एक वॉल्यूम और दूसरा आकार या आकृति। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, तो आकार आकृति आप समझते हैं, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जिस अवस्था में पदार्थ के आयतन और आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, डिफिनिट होते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। तो यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आयतन एवं आकृति आकार निश्चित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ ठोस अवस्था क्या है, तो आप बताइए कि पदार्थ की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। तो अब उसके बाद जैसे इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बड़ा करें, तो कुछ कैरेक्टर हम नोट कर सकते हैं, कुछ इसके लक्षण बना सकते हैं। पहला लक्षण ठोस अवस्था का यही होगा कि ठोस अवस्था में
जो आकृति आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा चीज जो दूसरा लक्षण है इसमें वो क्या हो सकता है कि आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अगला लक्षण हम इसमें बता सकते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो घटक कण होते हैं वे बहुत ही पास पास होते हैं, यानी घटक कण अत्यंत पास पास होते हैं। घटक कण यानी जिनसे कि ठोस बना हुआ है वे घटक कण क्या हैं, एक दूसरे से अत्यंत यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत एकदम पास पास होते हैं, अत्यंत निकट होते हैं। जब घटक कण अत्यंत निकट होंगे तो बताओ क्या होगा, उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो क्या होगा, उन घटक कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होगा, यानी उच्च आकर्षण बल होगा। कहाँ पर होगा उच्च आकर्षण बल, घटक कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो जब आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो जो ठोस होगा वो क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा या कठोर हो जाएगा। ठीक है। और जब उच्च आकर्षण बल होगा तो एक लक्षण और यहाँ पर शो होगा या प्रदर्शित होगा कि वो जो घटक कण होंगे फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएंगे। वे क्या करेंगे, अपने अक्ष पर केवल कंपन कर सकेंगे, यानी घटक कण अपने अक्ष पर केवल कंपन कर सकते हैं, केवल कंपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ठोस अवस्था के बारे में बता सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहली बात, ठोस अवस्था क्या है, तो हमने बताया कि ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। इसमें आयतन और आकृति आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लक्षण, इन्हीं चीज़ों को आधार मान करके हमने इतने लक्षण बना लिए कि आकृति आकार निश्चित है, आयतन भी क्या है, निश्चित है, घटक कण अत्यंत निकट हैं, उच्च आकर्षण बल होगा घटक कणों के बीच, और ऐसा होगा तो घटक कण अपने अक्ष पर केवल कंपन कर सकेंगे। और अगर केवल कंपन कर सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये यानी ठोस जो है दृढ़ या कठोर होंगे, हार्ड होंगे या रिजिड होंगे। चलिए, तो आप लोग इतना समझ गए कि ठोस अवस्था क्या है। हमारे आसपास मेरा जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ठोस अवस्था में ही दिखती हैं। जैसे ये डस्टर देखिए ठोस अवस्था में है, मार्कर ठोस अवस्था में है ना। जैसे मेज, तमाम सारी चीज़ें, हाँ, बालू, शीशा, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, ठोस अवस्था में होती हैं। चलिए, तो जब इतने सारी चीज़ें ठोस हैं तो इनका हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। जहाँ समझ में ना आए बताइएगा। ठोसों का क्या करने चल रहे हैं, वर्गीकरण। तो जितने भी सॉलिड्स हैं इनको हम दो क्लास में बेसिकली डिवाइड करते हैं। जितने भी ठोस हैं इन सभी ठोसों को दो वर्गों में हम बांट लेते हैं। एक होता है एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, हिंदी में भी लिख देता हूँ, एमार्फस सॉलिड को कहते हैं
अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरा जो क्लास इसका बनता है वो होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो बताओ ठोस कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। ठोस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। तो अपने सिलेबस में हमें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है, लेकिन ये नहीं है कि अक्रिस्टलीय को हम यूं ही छोड़ देंगे, कुछ इसके बारे में जान तो लें ही कि ये क्या है। चलिए, एक तरीका है क्या कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, क्या अंतर है, उससे ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। तो मैं अब क्या बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इन दोनों बीचों के, इन दोनों प्रकार के ठोसों के बीच क्या अंतर है, ये चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ। तो देखो भाई, पहला अंतर जो है, पहला अंतर टर्म के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो क्या होता है। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा, उसको हम आपको बताएंगे। पहली बात तो आ ही जाएगा, ध्यान से सुनिए, बस देखिए। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इसमें भैया शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं लघु परिसर व्यवस्था, लघु परिसर व्यवस्था। क्या होता है? लघु परिसर व्यवस्था होती है। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है? लघु नहीं होता, दीर्घ परिसर व्यवस्था, यानी यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि दीर्घ परिसर व्यवस्था। याद रखेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर किस में होता है? क्रिस्टलीय ठोस में, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर अक्रिस्टलीय में। ये होता क्या है, देखिए, कोई भी ठोस हम ले लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए मैं एक ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये समझिए कि कोई ठोस है, क्या है ये? कोई ठोस, ये कोई एक ठोस है। तो बताओ, इस ठोस की जो संरचना हुई होगी या इसका जो निर्माण हुआ होगा, घटक कणों से मिलकर हुआ होगा या नहीं? हाँ, तो घटक कण जो है इसमें पता नहीं कितने अरब, कितने बहुत अधिक संख्या में, हम जिसको यहाँ ये कहें कि अनंत घटक कण होंगे, तो अनंत घटक कण यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो देखिए, घटक कणों के बीच जो दूरी है और घटक कणों के अक्षों के बीच जो कोण है, 2 चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की दूरी और दूसरा चीज अक्षों के बीच का कोण। अगर ये दोनों पूरे सॉलिड में, यानी जितने यहाँ पर घटक कण हैं, सभी घटक कणों के बीच जो दूरी है और अक्षों के बीच जो कोण है, अगर वो समान होता है पूरे सॉलिड में, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ परिसर व्यवस्था। और अगर ऐसा नहीं है, कुछ दूर तक तो घटक कणों के बीच की दूरी ठीक है, समान है, और अक्षों के बीच कोण एक जैसा है, लेकिन कुछ आगे चलने पर ये परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं लघु परिसर व्यवस्था। तो लघु परिसर व्यवस्था ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन दीर्घ परिसर व्यवस्था एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो समझ गए होंगे कि जब घटक कण बोले तो आप लोग समझिए कि अणु, आयन,
या परमाणु। तीन चीज हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है या परमाणु हो सकता है। तो घटक कण जो है ना, अगर दूर दूर तक उनके बीच की दूरी एक समान है और अक्षों के बीच कोण एक जैसा है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, दूसरा पॉइंट यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और इसमें क्या होता है, होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देखिए जब कोई ठोस को गलाते हैं हम और एक ही डिग्री के अंतर में क्या होता है, वो पिघल जाता है। जैसे हमने किसी सॉलिड को गर्म करना स्टार्ट किया, अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सॉलिड है, बट 1001 डिग्री जैसे हुआ तो वो एकदम लिक्विड हो गया, तो उसे कहते हैं निश्चित व स्पष्ट गलनांक। तो अगर निश्चित व स्पष्ट गलनांक देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित व स्पष्ट गलनांक यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तरफ आगे आते हैं हम लोग, अगला अंतर देखते हैं। ये जो अगला अंतर है, तीसरा नंबर, दो अंतर हम लोग समझ चुके। तीसरा अंतर ये समदैशिक होता है, और ये क्या होता है, विषमदैशिक। विषमदैशिक, ध्यान देना है, इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं। जो एमार्फस सॉलिड है या क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें समदैशिक का गुण होता है और क्रिस्टलीय में विषमदैशिक का गुण होता है। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं आइसोट्रॉपिक, और इसको कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। जहाँ लगे कि आप पीछे हो रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। तो मैंने क्या बताया, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, विषमदैशिक। मतलब क्या है इसका, देखिए तीन चीज़ें लिखते हैं हम। पहली चीज़ चालकता, कौन सी चालकता, विद्युत चालकता। दूसरी चीज़ अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तीसरी चीज ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। देखिए ये तीन लक्षण हैं, अगर ये तीनों लक्षण ठोस के प्रत्येक फलक से अलग अलग हों तो क्या कहेंगे, विषमदैशिक। और ये तीनों लक्षण प्रत्येक फलक से, जैसे ये ठोस है और ये ठोस के कितने फलक हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारी तरफ 6। ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में 6 फलक होते हैं, आप लोग जानते हैं। अब ये ठोस में प्रत्येक फलक से चालकता, अपवर्तनांक और ऊष्मीय प्रसार एक जैसे हैं तो हम क्या कहेंगे, समदैशिक, और ये अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, विषमदैशिक। तो ये तीसरा अंतर आप समझ लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में या क्रिस्टलीय ठोस में ये तीनों लक्षण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल आर डिफरेंट इन डिफरेंट फेज। अब आगे आते हैं, अगला अंतर देखते हैं। चौथा हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी ठोस को तोड़ते हैं, उसका विखंडन करते हैं, तो दोनों जो खंड हों उनके फेस अगर समतल होते हैं तो ये लक्षण होता है आपका क्रिस्टलीय का। यानी क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका विखंडन करने पर उनके दोनों खंड
के तल समान आते हैं, जबकि इसमें दोनों तल के इसमें जो दोनों खंड के तल होंगे वे समान नहीं होंगे। तो इन अंतरों के आधार पर आप एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड इन दोनों के बारे में अंतर स्थापित कर सकते हैं, दोनों को समझ सकते हैं। आगे आते हैं। आगे बढ़ूं इसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं। इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, नोट करते चलिएगा। प्लास्टिक, रबर, लकड़ी जिसे हम सेलुलोज भी कहते हैं, ओके। तो प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक में कई तरह की प्लास्टिक होती हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे। हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। तो बहुलीकरण में बहुत सारे जो है बहुलक हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा जो प्लास्टिक कैटेगरी में होंगे। तो बहुत तरह तरह की प्लास्टिक होती हैं, सब की सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय। रबर होती है वो भी अक्रिस्टलीय होती है, लकड़ी या सेलुलोज वो भी अक्रिस्टलीय होता है। ये मेन हैं। आप बहुत सारे जो है एग्जाम्पल अन्य सोर्स से जो है खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। बल्कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप जितने भी एमार्फस सॉलिड हैं और जितने क्रिस्टलीय सॉलिड हैं उनकी एक सूची बनाइएगा। इधर एग्जाम्पल देखिए, हमने ले लिया NaCl, KCl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, KCl बोले तो पोटेशियम क्लोराइड। जितने भी साल्ट होंगे हैं, जैसे कि चीनी हो गई अपनी, चीनी का फार्मूला आपको पता है C12H22O11, ये हो गया। जैसे ग्रेफाइट, डायमंड हैं, ये हो गए। डायमंड मीन्स हीरा, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया और बर्फ हो गया। ये सब क्या हैं, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो ये हो गए भैया एग्जाम्पल। देखिए कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस है। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन जो है वो क्रिस्टलीय ठोसों के दे दिया और एक जो है इनमें से कोई दे दिया। तो आपको ये पता होगा तभी जो है आप उसमें सही टिक कर पाएंगे। तो आगे आते हैं। हमें पढ़ना है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसको हम समझ लिए। अब ये 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 आयनिक ठोस, ठीक है, नोट करते चलिएगा। अंग्रेजी में आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, बहुवचन कर देता हूं, आयनिक सॉलिड्स। दूसरा जो होता है धात्विक ठोस, अंग्रेजी में कहेंगे मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स। तीसरा आणविक ठोस, आणविक ठोस या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और चौथा है सहसंयोजी ठोस। क्या है? सहसंयोजी ठोस, या इसका एक दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। कोवैलेंट सॉलिड्स आर नेटवर्क सॉलिड। अंग्रेजी में कोवैलेंट सॉलिड आर
नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास। फर्स्ट आयनिक सॉलिड, सेकेंड मेटालिक सॉलिड, थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ एंड लास्ट कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। चलिए मैं एक एक करके आपको इन सब चीज़ों को भी बता देता हूँ कि आयनिक सॉलिड क्या है। बहुत सिंपल वर्ड में बताऊँगा, यहीं का यहीं आपको तैयार हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। आयनिक सॉलिड क्या होता है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी घटक कण क्या हो? आयंस हो। बहुत सिंपल, जब घटक कण क्या हो? आयंस हो। यू नो देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो जब घटक कण क्या हो? आयन हो, यानी आयनों से मिलकर के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल NaCl, द वेल नोन एग्जाम्पल NaCl। NaCl जगह जगह पर आता है और आप लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हो, खाने वाला नमक। इसमें अगर हम देखें तो 2 पार्ट हैं, एक Na+ है और दूसरा Cl-। दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज निगेटिव आयन। तो अगर कोई सॉलिड ऐसा है जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से मिल करके बनता है तो उस ठोस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है? धात्विक ठोस। ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी घटक कण क्या हो? मेटल एटम हो। मेटल एटम यानी धातु परमाणु हो। धातु परमाणु। व्हेन constituent particles are metal atom like as Cu, Zn, Zr, etc. 80 elements, near about 80 elements are metal in periodic table। तो लगभग 80 जो धातुएं हैं वे सब क्या हैं? मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल हैं। आगे आते हैं, क्या है? आणविक ठोस। आणविक, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? मॉलिक्यूल हो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो। यहाँ मैं लिखता हूँ, जब घटक कण क्या हो? कोवेलेंट मॉलिक्यूल यानी सहसंयोजी अणु। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहसंयोजी अणु हो। जब घटक कण क्या हो? सहसंयोजी अणु हो तो क्या बोलेंगे इसको? आणविक ठोस। आणविक ठोस बेटा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? जी हाँ, 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस। H बॉन्डेड मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल देखते हैं ध्रुवीय, जैसे कि हमने ले लिया HCl। यू नो H और Cl के बीच सहसंयोजी बंध है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड में एक जोड़ा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से Cl की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर डेल माइनस चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर डेल प्लस। यहाँ पर 2 पोल जनरेट हो गए, यानी ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल हुआ। तो अगर HCl है और सॉलिड स्टेट में है वो, तो क्या होगा? ध्रुवीय आणविक ठोस होगा। HF है, HF मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके बीच में भी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल माइनस, ये हो जाएगा डेल प्लस। ओके, यहाँ पर 2 पोल जनरेट हो रहे होंगे। ये भी ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल होगा। अध्रुवीय में क्या होगा? जब Cl सिंगल बॉन्ड Cl ये है जैसे Cl2, इसके बीच में देखिए जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
वो किसी और भी शिफ्ट नहीं होंगे, चूंकि बोथ एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो थर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहेगा, किसी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, तो किसी तरफ कोई पोल जनरेट नहीं होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होगा। जैसे I2 आयोडीन जानते हो, खाने वाले नमक में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो I2 इज आल्सो I सिंगल बॉन्ड I, इस तरह के रूप में होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई पोल जनरेट नहीं होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस का। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें हम ले लेंगे एग्जाम्पल H2O। H2O जानते हो ये वाटर होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको लेंगे बर्फ के रूप में, तभी ये ठोस होगा। तो आइस यानी कि बर्फ, बर्फ में क्या है देखो, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हैं कि जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर से कोई आणविक ठोस बन रहा है, यानी बर्फ की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। तो ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा आ जाइए, समझ लीजिए चौथा क्या है, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस में बहुत बारीक अंतर है। इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं, बट इसमें भी एटम है देखो, और इसमें भी एटम है, लेकिन यहाँ पर जो एटम होंगे, यानी कि सहसंयोजी ठोस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वे ऐसे एटम होंगे जो एक दूसरे से सहसंयोजकता बंध से जुड़े हुए होंगे। मीन्स व्हेन constituent particle are atoms but joined together with covalency, जैसे कि डायमंड, जैसे कि ग्रेफाइट है। देखिए इनमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कार्बन है, और कार्बन क्या होता है, दूसरे कार्बन से क्या होता है, कोवैलेंसी द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर, माने इस तरह का कोई क्रिस्टलीय ठोस अगर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज पढ़ा कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था को मुख्य रूप से दो वर्गों में, यानी अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में बांटा गया है, और क्रिस्टलीय ठोसों को इतने वर्गों में, यानी 4 वर्गों में, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजी ठोस में बांटा गया है। ये सबको हमने आज समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।